जय भीम नवोदय साथियों। बहुजन महानायकों की श्रृंखला में आज हम ऐसे महामानव जिनकी आज जयंती है उसके बारे में अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताने का काम कर रहा हूँ। जिन भी साथी लोगों ने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जैसा भी उनको लगता है कमेंट ज़रूर करें। आपके जो सुझाव है वो मेरे को अग्रसर करेंगे आगे कि और आगे कैसे काम किया जाए। जिन महामानव का आज जयंती है उनका नाम रामफल मंडल है उनका नाम। उनके बारे में एक पूरे बिहार में एक कविता जो उनकी है गूंजती है, जिनको आसपास के इलाके के लोग महिलाएं गाती हैं। ना तो उन्होंने बंदूक चलाई ना फोड़ा कभी गोला, ना तो उन्होंने बंदूक चलाई ना फोड़ा कभी गोला, उनके गड़ासे की टंकार से पूरा अंग्रेजी हुकूमत का दिल डोला। हंसकर चूमा फांसी का फंदा, उफ तक नहीं उन्होंने बोला। फिर उनका कफन लहरा के बोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। ऐसे वीर साहसी योद्धा रामफल मंडल जी, जिनका जन्म आज के दिन 6 अगस्त 1924 लगभग 100 वर्ष पूर्व ग्राम मथुरापुरा बाजपट्टी जिला सीतामढ़ी बिहार में धनुक वंशी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम गोखले मंडल तथा माँ का नाम गर्वी मंडल था। इनकी जाति धानुक थी जो कि बिहार में पिछड़े वर्ग में आती है। रामफल मंडल बचपन से ही बहुत बहादुर साहसी निडर थे और उनके जो ये अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर की संतान थे। पहला भाई रामशरण मंडल, दूसरा भाई मिश्री मंडल, तीसरा भाई महंत मंडल, ऐसे तीसरे भाई थे। और ये इनके यहाँ जो व्यापार था वो खेती किसानी करते थे और जिसमें से जो मिलता था उसको बेच के अपनी आय का साधन था उनका। उनके पिताजी ने एक छोटी सी गांव में किराना की दुकान भी खोल रखी थी और इनसे ये परिवार लगभग संपन्न परिवार था और उनको बचपन में पहलवानी का भी शौक़ था, जो उनके जीवन पर्यंत ये शौक़ उनके साथ कायम रहा। 5.5 फुट के लंबे गौरवर्ण बलिष्ठ शरीर था उनका, आंखें बड़ी बड़ी और माथा एकदम चौड़ा माथा था, जिसकी आभा अलग झलकती, जिसमें वीरता का प्रतीक समझ माना जाता था वो। लेकिन उनका स्वभाव बहुत हंसमुख था, मृदभाषी थे, सबसे मीठा बोलते थे और रौबदार व्यक्तित्व था। 17 वर्ष की उम्र में सीतामढ़ी जिले के नैनीशुदार थाना था, उसके भीतर गंगवारा निवासी अमीन मंडल की बेटी जगपतिया मंडल से इनका विवाह हुआ था। विवाह के 1 वर्ष बाद ही इनकी पुत्र प्राप्ति हुई थी। उस समय 16-17 साल की आयु थी। देश अंग्रेज़ों के गुलाम था लेकिन ब्राह्मण, बनिया, सूदखोर, साहूकार लोगों का जो गठजोड़ था वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान करते थे। वो किसानों से उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। लगान का जो टैक्स था वो निरंतर बढ़ाते रहते थे। लगान देने के कारण आदमी सूदखोरों के पास जाता था। उच्च दरों पर उनको ब्याज पर पैसा मिलता था, जिससे वो अपनी लगान जमा करते थे। इस प्रकार का कुचक्र चल रहा था। बाद में वही जो पैसा था दुगना चौगुना पड़ जाता था। इससे जो सूदखोर जो थे, साहूकार जो लोग थे, वो इनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे। इस प्रकार गरीब और निरंतर गरीब हो रहा था।
दूसरी तरफ जातिवाद का कुचक्र चल रहा था। जो नीची समझे वाली जाति थी पिछड़े वर्ग की, उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता था। इससे ये वर्ग त्रस्त था। और भारत में आज़ादी की बयार चल रही थी। उसी समय एक आंदोलन चला, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, 1942 का आंदोलन था, अंग्रेज भारत छोड़ो। इसकी जो बयार दिल्ली से चली, दिल्ली से होते होते उत्तर प्रदेश होते होते बिहार भी पहुंची। और बिहार में भी समस्त सारे ज़िलों में, सारे गांवों में, सारे मंडलों में, सारे तहसीलों में इसकी आग को दहकाने के लिए बड़े बड़े जो नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे, वो निरंतर गांव-गांव जाके इसका प्रचार कर रहे थे। और स्वराज्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा था। लोग अंग्रेजों के अत्याचार त्रस्त थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत में आह्वान किया गया था। बिहार भी इससे अछूता नहीं था। बिहार के हर जिले में आंदोलन चल रहा था। नेताओं के संदेश आ रहे थे जिससे लोग उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। सीतामढ़ी में प्रचार प्रसार का जिम्मा रामफल मंडल कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता ने उनको बचपन से ही आज़ादी के जो तराने थे, आज़ादी के गाने थे, उनको सिखाए। महापुरुषों के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी जीवनी के बारे में बताया। और अंग्रेज ब्राह्मण बनिया गठजोड़ किस प्रकार समाज को दीमक की तरह चाट रहा था, उनके पिता ने समझाया। तो वो भी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुए। और सीतामढ़ी में प्रचार प्रसार वो जब कर रहे थे, गृहस्थी गाड़ी अच्छी चल रही थी, उनके परिवार कुशल संचालन हो रहा था, पत्नी भी सहयोग कर रही थी। रामफल मंडल का मन तो घरबार में कम लगता था। हमेशा वो देश की सेवा के प्रति लगे रहते थे। देश को आज़ाद करने के लिए उनके मस्तिष्क में हिलोरें उठ रही थी। और लोगों से विचार विमर्श करते थे। कभी कभी इस विवाद भी हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस की कमान ब्राह्मण बनिया के गठजोड़ के हाथ में थी। और मंडल जैसे पिछड़े लोग बोलते थे कि भाई हम पिछड़े लोग हैं, लेकिन हमारी बात को सुनी नहीं जाती। तो लोग बोल देते थे, उनके अग्रणी लोग, कि भाई पहले देश तो आज़ाद हो जाने दो। अगर देश आज़ाद हो गया तो ये समस्या बहुत छोटी है, जातिवाद की समस्या बहुत छोटी है। बाद में ये बनियाओं से निपट लेंगे हम लोग, बाद में साहूकार सूदखोर से निपट लेंगे। पहले हमारा दुश्मन जो अंग्रेज़ है, पहले इसको भगाया जाए। तो उनके मन में भी ये बात बैठ गई, चलो अंग्रेज़ों को भगाया जाए। और आज़ादी के तराने वो जा के गाँव में सुनाते थे। और देश को आज़ाद कराने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तिलांजलि देनी पड़ती थी। तो रामफल मंडल भी सोचते थे कि चलो हम जातिवाद, सूदखोरों से और ब्राह्मण बनिया के धार्मिक जो गठजोड़ से हम बाद में निपट लेंगे, पहले अंग्रेज़ों से निपटा जाए। तो उन्होंने सबसे पहले देश को आज़ाद कराने के लिए आगे प्रयास किया। और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो संयुक्त प्रांत दिल्ली बिहार होते हुए बिहार पहुंचा। और देश के कोने कोने में इसकी बयार चल रही थी। नेताओं के संदेश आ रहे थे। और इससे क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई, रेल रोको आंदोलन हुए, गांधी जी भी गिरफ्तार हुए। और आज़ाद दस्ते का गठन हुआ जो छापामार युद्ध कर रहा था। 9 अगस्त के अध्यादेश के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और माटी पुत्र रामफल मंडल ने अपने महान शौर्य और पराक्रम से सीतामढ़ी में भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित किया। घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा किया। लोगों के मन मस्तिष्क में आज़ादी के प्रति दीवानगी और एक जुनून पैदा कर दिया। और एक विशाल जनसमूह के साथ अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता जा रहा था, आंदोलन गति पकड़ रहा था। अंग्रेज़ लोग आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी की सेना ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। और सैकड़ों लोग, बच्चे, वृद्ध, औरतें शहीद हो गए। रामफल मंडल का मन द्रवित हो गया, मन उद्वेलित हो गया। और उन्होंने कसम खाई कि मैं अपनी माटी की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं एक घटना का बदला ज़रूर लूँगा। और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेज़ों के बदले लेने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता चला कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला दरोगा आज बाजपट्टी आने वाला है। उन्होंने हज़ारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। लोग, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लोग लाठी, भालू, डंडा, गड़ासा, पास में जो भी हथियार लेके बाजपट्टी चौक पर पहुंच गए।
और दरोगा का इंतज़ार करने लगे। लोगों की भीड़ को देख के दरोगा को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना तत्कालीन एसडीओ को दी। भाई एसडीओ भी इंस्पेक्टर हवलदार चौकीदार तथा अपने बहुत सारी जो सेना थी उसको लेकर बाजपट्टी पहुंच गया। भीड़ ने उन्होंने घेर लिया। रामफल मंडल ने जब उनको ललकारा तो उन्होंने इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल को निकाल कर लोगों पर अंधाधुंध चलाना शुरू किया। लोग संभल ही रहे थे, तब तक रामफल मंडल ने अपने गड़ासे के डंडे से उस पिस्टल पर वार किया और उसकी पिस्तौल गिर गई और एक ही बार में एसडीओ का जो धड़ था उसको अलग कर दिया और इंस्पेक्टर को भी मौत की घाट उतार दिया। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के साथ गगनभेदी नारों के साथ भीड़ उनके सिपाहियों पर टूट पड़ी और 2 सिपाहियों को पीट कर मार डाला। तब तक उनका जो चालक था, गाड़ी का ड्राइवर था, वो गाड़ी लेके भाग गया। तो और जो सेना के और भी जवान थे वो भाग नहीं पाए और उसमें लेके जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें एसडीओ हरदीप सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, पुलिस में जो कांस्टेबल था श्यामलाल सिंह और दरवेशी सिंह, और जो आदित्य दास था वो भागने में सफल हो गया। इस प्रकार जो युवा दल की स्थापना की थी जिसमें हरिप्रसाद, कपिल देव सिन्हा, समधन सिंह, भुवनेश्वर सिंह, कृष्णपाल सिंह, रामजीत सिंह साहू, फुलवारी मंडल, युवा दल की जो कमांड थी, उन्होंने इस जो क्रांतिकारी थी घटना उसका अंजाम दिया। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, खादी भंडार में आग लगा दी, रामफल मंडल के घर में आग लगा दी, मोहन सिंह के घर में आग लगा दी। दरोगा अर्जुन सिंह ने जाके चारों तरफ धावा बोल दिया और निरत्ते लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस घटना से प्रभाव से सारे जो सरकारी इमारतें थी इस पर रामफल मंडल ने उस सार्वजनिक जगह पर तिरंगा को फहरा दिया तथा अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया। रामफल मंडल को अपनी पत्नी जो गर्भवती थी उसको उन्होंने नेपाल में अपने भाई की ससुराल लक्ष्मणिया गांव में सुरक्षित पहुंचा दिया और सीतामढ़ी वापस आ गए। 15 सितंबर 1942 को रामफल मंडल के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो उसका मुंह नहीं देख पाए। उसके देखरेख के अभाव में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। और उधर जो चालक भाग के गया था उसका इकबालिया बयान उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया, जिस पर रामफल मंडल, नरसिंह राव, कपिल देव सिंह, हरिप्रसाद समेत 4 लोग तथा हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। रामफल मंडल के घर में अंग्रेज़ों ने आग लगा दी और ज़मीन जो थे वो साहूकारों ने हड़प ली। उनको पकड़ने के लिए उनके ऊपर अंग्रेज़ सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया। गांव के लोगों ने बोला कि भाई रामफल मंडल भाई, आपने अच्छा काम किया, ऐसा करिए आप नेपाल भाग जाइए, नहीं तो ये लोग अंग्रेज़ लोग आपको मार देंगे, तो हमारी जो कमान थी वो ढीली पड़ जाएगी और हम उनको बदला कैसे लेंगे। लेकिन रामफल मंडल ने कहा कि ज़रूर पुलिस मेरे को खोज रही है, अंग्रेज़ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी जान कीमती नहीं है। मेरे का जान देशभक्ति के प्रति समर्पित है और मैं अपने देश भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे सीने में गोली लगे या मेरे को फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। उन्होंने भारत माता को मैं जब तक आज़ाद नहीं कर लेता तब तक कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मेरे को अंग्रेज़ों से बदला लेना है और भारत माता का कर्ज चुकाना है, और वो जितने भी हमारे इस घटना में शहीद हुए उनका बदला मेरे को लेना है। मैं उनके बदला लिए बिना मर नहीं सकता। और उन्होंने भारत माता की खातिर भले सीने पर गोली खाना पड़े, मुझे मंजूर है। आप लोग बस माता देशभक्ति के जो मैं बात बोल रहा हूँ उनको जन जन में प्रचारित करिए। इसी बीच उनका एक मित्र मिला जिसका नाम शिवधारी कुंवर था, और उनसे मिला और मिलने के उन्होंने बोला कि भाई चलो दोस्त, आज हमारे घर में खाना खाते हैं। उनको उनके घर में लेके गया और उनको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया खाने में, और अंग्रेज़ों को सूचित कर दिया कि रामफल मंडल आया हुआ है। और रामफल मंडल बेहोश हो चुके थे। सभी अंग्रेज़ लोग जब उनके घर में दाखिल हुए, उनका गठीला बदन शरीर देख के बेहोशी में भी उनके हाथ पैर ढीले हो गए
तब उन्होंने जाके जंजीरों बेड़ियों से उनको जकड़ कर गिरफ्तार किया और रामपाल मंडल को भागलपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। 15 जुलाई 1943 को बिहार में रामपाल मंडल के बचाव में देश के मशहूर वकील जो थे CR दास और PR दास को भारत भेजा। रामपाल मंडल के खिलाफ 473 1943 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वकीलों ने सलाह दी कि रामपाल मंडल, आपकी जीवन बहुत कीमती है, आप जज के सामने बोल दो कि मैंने हत्या नहीं की, बहुत भीड़ थी, किसने इनको मारा मेरे को नहीं मालूम, मैं वहाँ शामिल था, तो आपकी जान बच सकती है। और 3-4 हज़ार लोग थे, किसने किसको मारा ये मैं देख नहीं पाया, लेकिन 12 अगस्त 1943 को भागलपुर की जज ने CR सैनी की अदालत में कोर्ट में बहस हुई। जज महोदय ने रामपाल मंडल से पूछा कि SDOP हरदीप नारायण सिंह का खून तुमने किया है, लेकिन उनके पिता ने उनको बोला था, बेटा सदैव सच बोलना चाहिए। तब सत्यवादी रामपाल मंडल ने बोला, हाँ, SDOP हरदीप सिंह को मैंने ही अपने गड़ासे से काट दिया है। सभी अन्य साथियों ने वकील की बात को मानकर बोला कि भीड़ ने मारा है, कि किसी को कह नहीं सकते, लेकिन रामपाल मंडल ने बोला कि मैंने ही मारा है। बहस के दौरान CR दास और वकील PR दास नाराज हुए। उन्होंने रामपाल मंडल पर भड़क उठे कि हम आपको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन आप अपने बचाव करना ही नहीं चाहते, क्या बात है? आपको दूसरी तारीख मिलेगी, उसमें जाके आपको ये बात बोलना पड़ेगी जो हम बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तारीख में भी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ मैंने ही मारा है। फिर आखिरी बहस की तारीख आई, उसमें भी उन्होंने बोला कि कोर्ट में पेशी हुई तो वकीलों ने फिर उनको बोला कि भाई आपको बोला है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि नहीं मैंने ही मारा है। और वकील झल्लाए कि अंतिम बहस में अगर आपने झूठ नहीं बोला तो आपको सरकार फांसी पर लटका दी गई। अंतिम बहस में भी उन्होंने स्वीकारा कि उन्होंने ही मारा है। और रामपाल मंडल के नहीं बोलने के कारण, सच बोलने के कारण उनको फांसी की सज़ा हुई। और फांसी की सज़ा हुई, जज CR जनी ने रामपाल मंडल को फांसी की सज़ा सुनाई और सभी और जो उनके 3 साथी थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 23 अगस्त 1943 को उनको फांसी का दिन मुकर्रर हुआ। जेलर ने कहा तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ, तो उन्होंने कहा, रामपाल मंडल ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी भारत माता आज़ाद हो जाए और अंग्रेज इस देश छोड़ के चले जाएं। 23 अगस्त 1943 को सुबह भागलपुर जेल में उनको फांसी दे दी गई। फांसी दी मात्र 19 वर्ष 17 साल 19 वर्ष 17 दिन में, मात्र 19 साल में ही उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। जिस प्रकार शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी का नाम इस देश के बच्चे बच्चे की ज़बान पर गूंजता है, उसी प्रकार रामपाल मंडल को उचित सम्मान नहीं मिला, क्योंकि मनुवादी लेखक लोगों ने उनके बारे में नहीं लिखा, उनके बारे में पिक्चर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, उनके लिए बहुत बड़े बड़े स्मारक सरकार ने नहीं बनाए और जाति के हिसाब से उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। इस प्रकार महान स्वतंत्रता संग्रामियों के इतिहास से उनका नाम लगभग गायब होता है। जब भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जब टावर का निर्माण किया वहाँ, तब उसका रामपाल मंडल का नाम देख के इतिहासकारों ने खोज की। कुछ मैंने भी प्रयास किया, मैंने उनके बारे में जानकारी जुटाई और अपनी किताब बहुजन महानायकों के इतिहास में उनको स्थान दिया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। बाजपट्टी के इतिहास में रामपाल मंडल के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज मनुवादी गतिविधियां जिस प्रकार रामपाल मंडल के ज़माने में अग्रसर थी, वो फिर अग्रसर हो रही हैं और बहुजन समाज में पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति को गुलाम बनाने के लिए आ रही हैं। आज हम सबको रामपाल मंडल से प्रेरणा लेकर हर अन्याय अत्याचार का विरोध करना चाहिए, तभी रामपाल मंडल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी को ने मुझको सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।